कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आपका सारथी विकास श्रीवास्तव आपका इस अधिगम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे। तो आप लोग इस वीडियो को जाकर लास्ट तक जरूर देखें और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोग के लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाते रहूँ। तो और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ में, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये जो फॉरेन ट्रेड है ये एक अलग वर्ड्स है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और जो पॉलिसी है वो एक अलग वर्ड्स है। क्लियर है? पॉलिसी क्या है, एक अलग वर्ड्स है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, दो वर्ड्स का ये मेल है। ठीक है, दो वर्ड्स का ये मेल है। पहला है जो फॉरेन ट्रेड है, पहला क्या है फॉरेन ट्रेड, और दूसरा क्या है पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड होता है वो क्या कहलाता है कि इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द नेशन। मतलब हम कंट्री में अगर हम क्या करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, कहने का मतलब लेन देन करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं, या सर्विस को, वो कहलाएगा फॉरेन ट्रेड। मतलब फॉरेन कंट्री में हम अपने गुड्स को अगर एक्सपोर्ट्स करें, भेज रहे हैं उधर से या मंगवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड। अब पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ये कहलाएगा पॉलिसी। मतलब गुड्स को या सर्विस को लेन देन, अगर गुड्स एंड सर्विस का लेन देन कर रहे हैं तो उसके लिए कोई तो प्रोसीजर होगा। विदाउट प्रोसीजर, विदाउट रूल्स के हिसाब से तो आप मतलब फ्री ट्रेड तो हो नहीं रहा है। रूल और जो प्रोसीजर गवर्नमेंट द्वारा लागू किए जाते हैं, जो भी एजेंसियां जो सेटअप करती हैं नियम, उसके तहत ही हम लोग क्या करते हैं, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करते हैं या सर्विस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो यही यही जो होता है यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहलाती है। क्लियर? अच्छा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को क्या है, ये क्या है कि सेट ऑफ गाइडलाइंस। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिश बाय द, और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किसके द्वारा, डीजीएफटी। डीजीएफटी मतलब डायरेक्ट जनरल फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी मतलब डायरेक्ट जनरल फॉरेन ट्रेड के द्वारा जो भी लोग वहाँ के जो उसमें मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा जो भी गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन दिए तो उसके तहत हम अगर गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं रिलेटेड टू द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स इन इंडिया, तो वो क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहलाती है। क्लियर हुआ, बात समझ में आया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो डीजीएफटी है, जो डीजीएफटी मतलब डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर आपको पड़ेगा न्यू दिल्ली में। क्लियर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ेगा, न्यू दिल्ली। और फिलहाल में जो करंट मिनिस्टर है, जो करंट मिनिस्टर वो कौन है, पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल। क्लियर हुआ। तो इनके द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन उनकी जो कमेटी मेंबर्स के द्वारा जो भी बनाई जाती हैं, उसके तहत अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करेंगे, उसके तहत हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो डायरेक्टर ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड के द्वारा जो भी गाइडलाइंस के नियम के द्वारा जो भी हम लोग गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं वो कहलाती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वो है मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। कौन है, कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। अनाउंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसी को ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो एफटीपी है यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसी को क्या बोलते हैं, एक तरफ से एग्जिम पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, ये कब आया था, 1991 में। कब आया था, 1991 में, जो लागू हो गया था 1992 तक लागू हो गया था, यही एफटीपी था। ये हर एक 5 साल पे, हर एक 5 ईयर्स पे क्या होता है, मॉडिफाई होते रहता है।
चेंज होते रहता है, मॉडिफाई होते रहता है, हर एक 5 ईयर्स में मॉडिफाई होगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नए नए नियम उसमें ऐड ऑन किए जाते हैं। क्लियर हुआ। एफटीपी को ही एग्जिम पॉलिसी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एग्जिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जिस लोग पता हो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता आप लोग देख सकते हैं। एग्जिम का पॉलिसी क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, EX एक्सपोर्ट्स, IMC इंपोर्ट। क्लियर हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, समझ में आ गई बात। तो ये होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, तो अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और इसमें एक और चीज़ और था। इस सबसे पहले जो एग्जिम पॉलिसी था, ये किसने, एग्जिम जो बैंक था, वो सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। कौन था? फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। इन्होंने किस चीज़ के लिए किया था? इन्होंने किस चीज़ के लिए किया था? इन्होंने यूएस के जो गुड्स थे, यूएस के गुड्स, उसके सेल पे लेकर ये एग्जिम पॉलिसी बना हुआ था। इसी को लेकर एग्जिम पॉलिसी को क्रिएट किया गया था। ठीक है, 1992 में। ठीक है, यूएस के जो गुड्स को जो सेल करना था, कहाँ पे? यूएस के गुड को कहाँ? सोवियत यूनियन पे। कहाँ पे? सोवियत यूनियन में। तो उसी में एग्जिम पॉलिसी 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और वहीं से फिर से उसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रूप में इसको तब्दील किया गया। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने का? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? तो इसका मकसद है टू इनेबल द सस्टेनेबल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। मतलब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अधिकतर ज़्यादा फोकस करती, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किस पे करती? एक्सपोर्ट्स पे करती। क्योंकि कोई भी कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेगी। हम अगर एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं तो हमें उधर से जो क्या मिले, फॉरेन मनी मिले, फॉरेन करेंसी मिले, ताकि हमारा रेवेन्यू क्या हो, इम्प्रूव हो। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका था तो फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो ये एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा करें तो वो क्या चाहती है? टू इनेबल द सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब लगातार बढ़ते रहे हमारा जो एक्सपोर्ट्स का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते रहे इन इंडिया, एंड इम्पोर्ट टू इंडिया टू द बूस्ट द इकोनॉमी। और यहाँ जो और उसके बाद इम्पोर्ट्स, ठीक है, इम्पोर्ट्स क्या हो, थोड़ा सा कम हो, ताकि इकोनॉमी को क्या मिल सके, बूस्टअप मिल सके। ठीक, टू एटलीस्ट द डबल परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल मर्केंटाइज ट्रेड। ठीक है, ग्लोबल मर्केंटाइज ट्रेड मतलब जो बाहर में जो भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें क्या डबल परसेंटेज शेयर इंक्रीज हो जाए विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक, टू इम्प्रूव द बीओपी एंड ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंप्रूव हो जाए और ट्रेड भी, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंप्रूव हो जाए और ट्रेड भी इंप्रूव हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट, टू एक्ट एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से क्या हो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से क्या एक चीज़ हो सकती है, जो भी ये सब काम हो एक्सपोर्ट्स, उसमें क्या हो, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जरूर बढ़े। जो भी यहाँ के अपने जो कंट्री के लोग हैं उन लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिले। द लार्जर द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड एक्टिविटी, ताकि और भी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में क्या हो जाए, ट्रेड हम लोग कर सके। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द सस्टेनेबल ग्रोथ बाय गिविंग एक्सेस टू एसेंशियल रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल्स क्या करे जाए, ज़्यादा की ज़्यादा मात्रा में हमें मिलते रहे, ताकि हम लोग क्या करें, उस चीज़ को यूज करके, प्रोडक्शन करके उसको क्या कर सके, हम लोग एक्सपोर्ट्स कर सके, उसको क्या कर सके, हम लोग एक्सपोर्ट्स कर सके। क्लियर हुआ। ये या पहला ऑब्जेक्ट समझ में आया। पहला ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, ताकि हम लोग का जो भी कंट्री है, अगर हम अपने कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा क्या एक्सपोर्ट्स ज़्यादा इंप्रूव, लगातार धीरे धीरे इकोनॉमी को हमारे बूस्टअप करते रहे, परसेंटेज ऑफ शेयर अधिक हो जाए मर्केंटाइज ट्रेड में। ठीक है, मर्केंटाइज ट्रेड में जो भी परसेंटेज ऑफ शेयर वो विद इन नेक्स्ट 5 ईयर में इंक्रीज हो जाए। फिर नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द बीओपी, क्लियर, टू इम्प्रूव द बीओपी एंड ट्रेड, समझ रहे हैं। फिर था टू एक्ट एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, ताकि हमें और भी ज़्यादा लार्ज एरिया में हम लोग ट्रेड कर सके। क्लियर, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल ग्रोथ, गिव एक्सेस एसेंशियल रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल मिल सके, ताकि हम लोग उस चीज़ को क्या करें, उसका प्रोडक्शन करके हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट उसको कर सके ईजिली। क्लियर। नेक्स्ट, टू रेज द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शंस एंड
कॉस्ट इफेक्टिवनेस फॉर इंडस्ट्री एंड सर्विस, देर इंप्रूविंग देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री। अब यहाँ पे क्या करें कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की हम लोग टेक्नोलॉजिकल जो कैपेसिटी है उसको क्या करिए जाए, उसको बढ़ाया जा सके, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन हो, जो भी कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस उसमें लग रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, और जो भी हमारा प्रोडक्शन वो हाई लेवल पे इंक्रीज हो जाए, ताकि हम दूसरे कंट्री के मुकाबले क्या हो जाए, अधिक ग्रो करें। क्लियर? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की यही नियम होगा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें ताकि हमारा जो प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो जाए, और कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा कम हो जाए, ताकि हम लोग लार्ज पैमाने पे क्या कर सके, एक्सपोर्ट्स कर सके, ताकि हम दूसरे कंट्री से क्या अपना अपना जो स्ट्रेंथ इंक्रीज कर ले। क्लियर? टू प्रोवाइड बायर और क्लाइंट विद हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस टू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रेट्स क्वालिटी। अब क्या होगा, हम क्या करें, बायर्स या क्लाइंट्स को, जो भी दूसरे देश को अगर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो गुड्स वहाँ पे जाए उसकी क्वालिटी क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, उसकी क्वालिटी में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, ताकि हमारे पास लोग आए। ठीक है, हमारे पास उस गुड्स को देख के लोग आए और हमारे सर्विस को देखकर, ताकि क्या हो, हम लोग क्या हो जाए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विद स्पेसिफिक क्लास ऑफ गुड्स। ठीक है, कैन बी इम्पोर्टेड ओनली डेजिग्नेटेड एजेंसी। अब हमें क्या हो जाए, एक डेजिग्नेटेड एजेंसी मान लिया जाए, ताकि यहीं से सब कुछ एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स किया जा सके। ठीक है, क्लियर? क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय इंगेजिंग इन गुड्स एंड इथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इसमें इंगेज कर दिया जाए, गुड्स एंड इथिकल प्रैक्टिस में। क्लियर? नेक्स्ट, टू अलाउ द हैसल्स फ्री ट्रांजेक्शन। हैसल्स फ्री ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि बिना लेंदी प्रोसेस के द्वारा जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है, पेमेंट करने का ट्रांजेक्शन या पेमेंट लेने का ट्रांजेक्शन, वो क्या हैसल फ्री, मतलब बिना रुकावट का हो, जल्दी हो जाए। बहुत इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट्स में दोनों मामले में हो। ठीक, नेक्स्ट, टू रिड्यूसिंग द इंटरनेंस बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड डीजीएफटी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। डीजीएफटी के द्वारा जो भी एक्सपोर्ट्स अगर हमें करना है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का जो लेंदी प्रोसेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं कि ताकि हमारा ज़्यादा समय इसी डॉक्यूमेंट्स बनाने में लग जाए, तो वो क्या हो जाए, डीजीएफटी के द्वारा उसको कम किया जाए और हमारा जो एक्सपोर्ट्स हो वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, ये जितने अभी आपने देखा वो सब क्या था, ये था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। स्ट्रेटेजी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया में बनाने का स्ट्रेटेजी क्या था? तो पहला था रिमूव ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल को क्या किया, थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा सा मतलब ईजी बनाया जाए, रिमूव ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। फिर नेक्स्ट, फैसिलिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज ए ग्लोबल हब। इंडिया को क्या किया जाए, इंडिया को बनाया जाए ग्लोबल हब बना दिया जाए, ताकि सारा मैन्युफैक्चरिंग जो भी ट्रेडिंग और सर्विस का यहीं से इंक्रीज किया इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, जनरेटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इसमें क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज कर दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, ताकि सबको रोजगार भी मिल सके। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों भी हाई लेवल में इंक्रीज कर दिया जाए, इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ला दिया जाए, ताकि वो क्या, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करने में ईजी हो सके। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कमर्शियल एंड लीगल प्रोसीजर एंड ब्रिंगिंग डाउन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और जो भी हमारा ट्रांजेक्शन कोड है, लीगल प्रोसेस, वो सबको क्या कर दे, थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए, थोड़ा सा ईजी कर दिया जाए, ताकि ईजिली हम लोग एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कर सके। ये हमारा स्ट्रेटेजी हुआ। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई ऑफ लेवेज एंड ड्यूटी ऑन द इनपुट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट्स कंप्यूटर। जो भी हम गुड्स मंगवा रहे हैं, जो भी इनपुट्स मंगवा रहे हैं, वो उस पर ड्यूटीज और जो भी टैक्स लग रहे हैं उसको क्या करें, थोड़ा सा कम कर दे, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा अच्छे से कर सके। देखिए, फॉरेन ट्रेड का मकसद ही होता है, जिस भी कंट्री में अगर आप हैं, जैसे मान लीजिए मेरी इंडिया कंट्री है, तो हमारी इंडिया कंट्री का मेन मकसद क्या होगा, हम अपने यहाँ से जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट्स करें। ठीक है, जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट्स करें, ताकि हमारा रेवेन्यू क्या हो। तो एक्सपोर्ट्स करने के लिए अगर हमें जो चीज़ इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो अगर वो चीज़ दूसरी जगह से हम मंगवा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी ड्यूटीज या टैक्सेस होंगे उसको क्या थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ताकि हम लोग इंपोर्ट से इजीली कर सके। ठीक है, और एक्सपोर्ट हम हाई लेवल पे कर सके। ठीक है, ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, अभी मेन जो करंट में अगर बात हम लोग करें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन में बात करंट में, जो करंट ईयर जो चल रहा है हमारा, जो करंट फॉर एफटीपी चल रहा है, वो क्या है, 14 और 22 अभी चल रहा है। ये तो था 14 से मतलब सॉरी 14 से 20 था, लेकिन इसको इंक्रीज कर करके इसको कहाँ तक पहुँचा देंगे, 1 अप्रैल 31 मार्च तक 2022 तक कर दिया गया। ठीक है, 31 मार्च 22 तक कर दिया गया। क्लियर? तो ये जो था, इनमें जो नरेंद्र मोदी जो है हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, उनका मेन एफटीपी में मकसद क्या है, मेक इन इंडिया
पे ज़्यादा ही लोगों ने फोकस किया है, मेक इन इंडिया पे, ठीक है। और दूसरा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया, ठीक है। एफटीपी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। क्लियर हो, ये दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पे। क्लियर हुआ, तो हम लोग चलते हैं। ये समझ में आ गया स्ट्रेटेजी की क्या क्या था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। नेक्स्ट फीचर क्या था। अब देखिए 2004 और 9 के ज़्यादा हम लोग पीछे नहीं जा रहे क्योंकि 1992 से था तो इतना ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे, लेकिन हाँ 4 से 9 तक चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, जो न्यू स्कीम लागू की गई थी, विशेष कृषि उपज योजना। कौन सी योजना, विशेष कृषि उपज योजना। इसमें क्या था, मेन मकसद था जो भी हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स वो हम दूसरे देश में क्या कर सके, एक्सपोर्ट्स कर सके। इसका ये एक न्यू स्कीम लागू किया गया था, ठीक। फंड शैल बी और मार्क्ड, और मार्क्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु उसको या एजेंसी या लोग को क्या करें, फ्यूचर के लिए अभी से ही बना दिया जाता है कि ये ही लोग सारे जो भी डेवलपमेंट एजेंसी का काम करेंगे ये लोग करेंगे। और मार्केट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट्स जोन, जो भी एग्री एक्सपोर्ट जोन में ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो करना है वो कुछ ऐसे एजेंसी को दिया कि आप ही लोग अब फ्यूचर में इसको आप करेंगे। उन लोग को फंड क्या किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यूनिट्स इन AEG-Z शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम बैंक गारंटी। ये जो भी इसके AEG के जो भी AEZ के द्वारा जो भी हम लोग अगर कुछ कर रहे हो तो वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा फ्रॉम द बैंक गारंटी अंडर EPCG स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम के तहत ये क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। क्लियर। फिर इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स अगर इंपोर्ट्स करें शैल बी परमिटेड ड्यूटी फ्री होना चाहिए, ताकि हम लोग EPCG मतलब एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कैपिटल गुड, ताकि हम लोग यहाँ से जो भी कैपिटल गुड्स उसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई करके उसको क्या कर दिया जाए, एक्सपोर्ट्स किया जाए, तो उसके तहत ये क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ गोल्ड ऑफ 18 कैरेट एंड अबव शैल बी अलाउड अंडर द रिप्लेनिशमेंट स्कीम, ठीक है। 18 कैरेट गोल्ड और या उससे ज़्यादा को हम लोग यहाँ पे अलाउ करेंगे रिप्लेसमेंट स्कीम के तहत। रिप्लेसमेंट एक्ट क्या जो स्कीम है वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिप्लेसमेंट स्कीम मतलब रीऑर्डर, ताकि रीऑर्डर होते रहे। क्या हो, रीऑर्डर। रिप्लेसमेंट मतलब जो भी अगर ऑर्डर खत्म हो तो उसको बार बार रीऑर्डर किया जाए, तो ये होता है इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड जो भी होगा 18 कैरेट अबव शैल बी अलाउड, इसको अलाउड कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट चलते फीचर ऑफ FTP 9 और 14 में, 2009 से लेकर 14 हर एक 5 साल पे मॉडिफाई होते रहते। तो नेक्स्ट आया था ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम। ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम आ गया था। ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम क्या था, ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम था ये जो था ये लिंक था किससे, बता रहे मैं इससे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑथराइजेशन, किससे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन से ये लिंक है। क्योंकि ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम में क्या हो जाता है कि जो भी चीज़ हमें जो भी एक्सपोर्ट्स करना है वो क्या होगा, ड्यूटी फ्री हो रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एक हुआ। फिर एक्सपोर्ट्स प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे किस चीज़ को, कैपिटल गुड्स को, ठीक है। नेक्स्ट डीम्ड एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स को लाया गया। डीम्ड एक्सपोर्ट्स में क्या होता था कि ऐसे ट्रांजैक्शन होते थे, ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता था, ऐसे ट्रांजैक्शन होते थे कि इसमें अगर ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट्स कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को आपने गुड कर दिया, लेकिन पेमेंट के लिए वो कंट्री आपको छोड़ेगा नहीं, वो बाद में आपको पेमेंट करेगा, यानी वो बाद में आपको फॉरेन करेंसी में दे या फिर इंडियन रुपीज़ में आपको पेमेंट करेगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लें कि डीम्ड एक्सपोर्ट्स का एक एग्जांपल हम ले लें, तो इसे मान लीजिए ए ने बी को क्या कर दिया, कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट्स कर दिया, ठीक है, गुड्स को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट्स कर दिया। अब बी के पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है, तो बी क्या करेगा, उस चीज़ को सी को सेल करेगा, ठीक है, सी को क्या कर देगा, सेल कर देगा। अब सी के पास से जब पैसा आएगा तब बी ए को ये देगा, इसी को कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते थे डीम्ड एक्सपोर्ट। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। मतलब ए जो है बी को पहले सेल करेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट्स करेगा, और बी क्या करेगा, सी के पास करेगा, और सी से जब पेमेंट इसको मिलेगा तब जाके बी ए को पेमेंट करेगा, इसी को कहेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट्स। क्लियर हुआ। स्टार एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है, स्टार एक्सपोर्ट हाउस क्या बोलते हैं, स्टार एक्सपोर्ट्स हाउस होता है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स है, जिसमें क्या होता है, अचीव्ड करना होता है मिनिमम, स्टार एक्सपोर्ट हाउस में अचीव्ड करना होता है मिनिमम अमाउंट
मिनिमम अमाउंट विद इन 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर में स्टार एक्सपोर्ट हाउस में कितनी है तहत इसको अचीव करना होता है। फिर रहता है सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट में क्या होगा कि हमें जो भी सर्विसेज है उसको एक्सपोर्ट्स करने में इसमें FT 9 और 14 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट था 100% EOU एंड SEZ। EOU एंड SEZ 100% उसको फ्री कर दिया गया था इसमें, क्योंकि EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड होता है। EOU क्या होता है, EOU जो होता है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड होता है। इसमें क्या था कि इस स्कीम के तहत जो भी इसमें क्या होगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को ही सिर्फ एस्टैब्लिश किया जाता था, ठीक है। इस तहत सिर्फ इन्हीं लोग को जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा या सर्विस जो भी सेक्टर्स होगा सिर्फ इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में इसको इसमें एस्टैब्लिश किया जाता है, सेटअप किया जाता था। ये कब आया था, EOU कब आया था, 1980 में आया था। ध्यान से देखिए, EOU की बात था 1980 में एग्जिस्टेंस किया था। तो समझ में आया, EOU इसको 100% कर देंगे। SEZ में क्या था, SEZ में क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, फिलहाल में कितने SEZ है, फिलहाल में कितने SEZ है, 8 है। कितने हैं, 8 है फिलहाल में। SEZ कितने हैं, 8 है। अब SEZ में क्या था, SEZ का मतलब क्या था, SEZ का मतलब क्या था कि ये जो एक एरिया होता है जहाँ पे जो भी ट्रेड लॉ होंगे या बिजनेस के जो लॉ होंगे, बिजनेस वो क्या होगा, डिफरेंट होता था, अदर कंट्री से डिफरेंट होता था, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें 8 अभी फ़िलहाल में 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो गया आपको कोची, दूसरा नोएडा यूपी में, ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग आप लोग इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट था चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट 4th था विशाखापट्टनम, एक था सांता क्रूज, ये महाराष्ट्र में, क्लियर है। और कितने हो गए, 5 हो गए। और था एक फाल्टा था जो उड़ीसा में है, ठीक है। तो इसी तरह 8 कुछ स्पेशल इकोनॉमी, ये इन लोगों को क्या करते, फ्री कर दिया गया था। जो भी अगर यहाँ से हम लोग फॉरेन ट्रेड अगर कर रहे हैं तो वो फ्री होता था, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं FTP 14 से लेकर 21 जो कि 22 तक हो गया है, क्लियर। इसमें 2 न्यू स्कीम लाए गए जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS और दूसरा सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। दो स्कीम लाए गए, कौन कौन से, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया और दूसरा सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया, ठीक है। इसमें क्या था, जो ये था SEIS, ये पहले क्या था, पहले था सर्व्ड फ्रॉम इंडिया, ये मतलब इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म था SFIS, ठीक है। ये इसको रिप्लेस करके लाया गया सर्विस एक्सपोर्ट्स, पहले सर्व था उसको बाद में बदल के सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया कर दिया। 2 स्कीम लाए गए थे। नेक्स्ट एग्रीकल्चर और विलेज इंडस्ट्री, जो भी प्रोडक्ट था एग्रीकल्चर और विलेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, इसको क्या कर देगा, रेट इन लोगों का 3% से 5% कर देगा अंडर MEIS के तहत, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू बी सपोर्ट इन मेजर मार्केट्स एट रेट्स रैंकिंग फ्रॉम 2% to 3%। इन लोग का जो रेट था वो कितने इंक्रीज कर देगा, 2% से 3% इंक्रीज कर देगा, ठीक है। फिर कैलिकट एयरपोर्ट केरला, आराकोनम तमिलनाडु नोटिफाइड एज रजिस्टर्ड पोर्ट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। इन लोगों को ये जो जितने भी पोर्ट्स हैं इन लोगों को क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कर देगा किस चीज़ के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए। यहीं से जो भी चीज़ होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होगा, ठीक है। फिर
वैलिडिटी पीरियड फॉर एस्कोमेट एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन एक्सटेंड फ्रॉम 12। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड्स है एस्कोमेट। एस्कोमेट का मतलब क्या था? SCOMET, ये सारे वर्ड्स को मिला के एक बनाया गया है। तो मैं बता देता हूँ। एस से था स्पेशल, ठीक है। सी से था केमिकल, ओ से था ऑर्गेनिज्म, एम से था मटेरियल, ठीक है। ई से था इक्विपमेंट, टी से था टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो आप ये स्कीम देख रहे हैं, ये एक था ड्यूल यूजेज आइटम है। ये क्या था? ड्यूल यूजेज आइटम था। ये जो था ड्यूल यूजेज आइटम। ड्यूल यूजेज आइटम मतलब इसमें जो भी चीज़ गुड्स, अगर जो चीज़ लाया जा रहा है वो दोनों जगह यूज हो सकता था। कहने का मतलब पहला एक सिविलियन में और दूसरा आर्मी में, ठीक है। यहाँ दोनों जगह पे इसको यूज किया जा सकता है एस्कोमेट में, ठीक है। तो इनका जो पीरियड था ऑथराइजेशन पीरियड, उसको 12 मंथ्स से बढ़ा के कितना कर दिया? 24 मंथ्स कर दिया गया। समझ में आ गई बात? 12 मंथ से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 24 मंथ्स कर दिया गया। ये था आपका पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्लियर हुआ? मैंने आपको कुछ पुराने भी पढ़ा दिए, कुछ नए, और जो नए हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, और पूरा डिटेल से किया है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट जरूर है ताकि और मुझे मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू नेट एंड JRF एस्पिरेंट्स।